आपके आगामी HSSC CET के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका आता है वो एनालॉजी का आता है। एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि अगर जो 126 इज इक्वल टू 41 के है तो 218 इज इक्वल टू किसके होगा। अब ऑप्शंस जो हैं आपके वो ऑप्शंस हैं आपके 70, 69, 68 और 66। अब यहाँ पे देखा जाए तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जो रिलेशन इन दोनों पार्ट्स में है 126 और 41 में है वही रिलेशन 218 की इसके साथ आएगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपने सिंपल सा एक रूल यहाँ पे फॉलो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर जो दोनों नंबर्स को मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा 126 और 41 कितना होगा 167। तो यहाँ पे 218 से तो पॉसिबल नहीं है कि 167 आए, तो प्लस तो यहाँ पे होने चाहिए। सेम केस अगर जो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो यहाँ पे भी 85 आएगा, यहाँ पे भी 85 कहीं नहीं आ सकता। तो हम इसका मतलब क्या होगा कि अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पे नंबर बहुत ही ज़्यादा हमारा आएगा। और यहाँ पे जो डिविजिबल ये हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर जो a का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। अब नेक्स्ट हम इनको क्या करेंगे, इन्हें हम ऐड करेंगे 1 + 4 + 36 कितना होता है 41। तो इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग डिजिट्स को यहाँ से उठाया गया है और इनका स्क्वायर किया और फिर उनको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या है हमारे पास 41। तो सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 218। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64। सिमिलरली यहाँ पर भी वही ऑपरेशन आपने करना है जो कि हमने पहले वाले में किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 + 4 + 1, तो आंसर कितना आ गया 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से कंसेप्ट जरूर आपके एग्जाम में आपको कहीं भी मिलेगा। तो इस तरह से एनालॉजी का मतलब साफ सी बात यही है कि आपने सिमिलरिटी ढूंढनी है किस में, जो सिमिलरिटी इन दोनों में है तो वही सिमिलरिटी यहाँ पे किसके साथ होगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिक क्या लगा था हमारे पास, हमारा जो लॉजिक क्या लगा था इसमें कि हमने डिजिट्स को उठाया अलग अलग, उसके बाद स्क्वायर किया और उसके बाद हमने उसको ऐड किया। तो ये एनालॉजी का टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेन डायग्राम, यानी कि वेन आलेख। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको कोई सी तीन वो थिंग्स देगा, उसमें आपको रिलेशन बतानी है कि क्या रिलेशन है वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, हम लोग इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। खिलाड़ी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थ्री थिंग्स कौन कौन सी दी हैं आपको एग्जाम करने। हॉकी खिलाड़ी, रबड़ गेम और कवि का मतलब पोएट। तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं यहाँ पर, इस तरह से वो डायग्राम देगा आपको एग्जाम में बना के। और डी आपको कुछ इस तरह से हॉकी खिलाड़ी, रबड़ गेम और कवि। अब अगर जो हमें वेन डायग्राम का हम टॉपिक आने वाले कुछ सेशंस में हम लोग करेंगे, तो मतलब क्या होता है यहाँ पे डायग्राम का मतलब होता है मीनिंग होता है डायग्राम। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में जो डायग्राम, इसमें क्या मीनिंग है कि जो तीनों की तीनों थिंग्स हैं वो आपस में रिलेट करेंगी पूरी तरह से। मतलब फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग को कवर करेगी और सेकंड थिंग थर्ड थिंग को कवर करेगी। अगर जो देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में जो वेन डायग्राम है, ये टोटल 7 तरह के वेन डायग्राम है। अगर जो आपको डायग्राम का मतलब पता तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो हम बी डायग्राम देखें तो ये इसका बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें इकट्ठी रिलेट कर रही थी, बट यहाँ पे तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो इकट्ठी एक साथ रिलेट नहीं करी।
तीनों की तीनों जब चीजें डिफरेंट हो जाएंगी तो मेरा जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला। अब आते हैं हम सी वाले ऑप्शन पे। इसमें जो डायग्राम है वो क्या कहता है आपको कि दो थिंग्स हैं जो ये तो आपस में थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगी और जो तीसरी चीज होगी वो बिल्कुल ही अलग होगी। अब आते हैं हम लोग डी डायग्राम पे। डी डायग्राम मतलब क्या होगा कि अगर जो कि हमारा ऑप्शन डी में जो डायग्राम है, अगर जो दो चीजें तो यहाँ पे एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेट करेंगी, दो चीजें होंगी वो रिलेट करेंगी इस यहाँ पर पूरी तरह से, जबकि तीसरी चीज होगी वो इन दोनों से थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगी। ध्यान दो तो ये थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगी, क्यों, कुछ पार्ट इसका बाहर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन की तरफ क्या करें, हॉकी खिलाड़ी और रबड़ गेम में क्या रिलेशन होता है। हॉकी का जो गेम होता है हम कभी रबड़ की गेम से नहीं खेला जाता, सिंथेटिक की बॉल होती है, वो थोड़ी कठोर बॉल होती है, वो उससे खेला जाता है। तो यहाँ पे दोनों को कोई रिलेशन नहीं, तो हम पहले तो अलग करते हैं। दो ऑप्शन तो मेरे यहाँ पे आउट, बाकी बचे दो। अब बात आती है कवि की। कवि का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पोएट। अब देखिए कवि को कैसे जोड़ेंगे, कवि और रबड़ के गेम में रिलेशन है नहीं। कवि कौन होता है, कविताएं लिखने वाला या सुनाने वाला। अब यहाँ पर देखा जाए तो हॉकी खिलाड़ी और रबड़ गेम में कोई रिलेशन नहीं है, कवि और रबड़ गेम में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम रिलेशन की बात किसकी करेंगे, हॉकी खिलाड़ी और कवि की। अगर तो मैं ये कहूँ कि ये हॉकी खिलाड़ी है तो कुछ हॉकी खिलाड़ी कवि होंगे, हो सकते हैं डेफिनेटली, हो सकता है कुछ हॉकी खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको कविता लिखने का शौक या वो कविता सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। इस डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगी और तीसरी वस्तु उन दोनों वस्तुओं से बिल्कुल अलग होगी। तो देखो वैसे भी देखा जाए तो इसमें देखिए यहाँ पे ये जो कुछ हॉकी खिलाड़ी यहाँ पर हैं और ये कवि हैं, यानी कि ये वो वाले हॉकी खिलाड़ी हैं जो कवि नहीं है, ये वो कवि हैं जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है, और ये वाला जो ये कौन सा है, ये वो हॉकी खिलाड़ी हैं जो कवि हो सकते हैं। और ये कौन सी है, रबड़ की गेंद, जिसका कोई ना तो कवि से लेना देना है और ना ही हॉकी खिलाड़ी। तो ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे कि थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर बाय चैप्टर भी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जरूर हमारे पास हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, खासकर HSSC CET में जरूर। और आगामी जो आप लोगों का कॉन्स्टेबल का एग्जाम है वहाँ भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर से एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। एनालॉजी मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से क्वेश्चन होगा एनालॉजी का। पहले दो वस्तुओं में जो रिलेशन होगी, तीसरी वस्तु की आपने रिलेशन निकालिए जो ऑप्शन में वस्तु दी होगी उससे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। TGBL 70515 क्या कहता है एग्जामिनर, TGBL को अगर जो 720,515 से कोई रिलेशन है, या इसको कि आसान शब्दों में TGBL को 720,515 आप लिखते हैं तो GPAE को क्या लिखा है, GPAE को क्या लिखा जाए। अभी ऐसे क्वेश्चन में आपने एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए पहले इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या लिखते हैं, विदाउट ऑप्शन को सोल्व करेंगे हम लोग भी। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहला फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप, इस तरह से मत करिए इस क्वेश्चन को। कई जगह इस तरह से दे रखा है लेकिन ऐसे मत करें। आपने क्या करना है कि सबसे पहला जो फॉरमोस्ट आपका स्टेप है वो स्टेप है आपने इसको ऐसे लिखना है वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधी खड़ी रेखा इस तरह से, जैसे मैं ऐसे करूँ तो ये वर्टिकल। अगर जो इस मार्कर को मैंने ऐसे रख दिया तो ये कौन सी हॉरिजॉन्टल शेप होती है। तो मैं इसमें लिखूंगा इसे वर्टिकल शेप, वर्टिकल लिख दिया। अब इसके सामने जो भी ये लिखा हुआ है 72515 इस तरह से आप जोड़ेंगे, पेयर बन गए आपके। एक बात का ध्यान रखना है आपने, चाहे एनालॉजी हो, चाहे ऑर्गोनॉमी हो, चाहे कोडिंग हो, तीन चैप्टर इकट्ठे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी अगर जो आपको इंग्लिश के लेटर के साथ यानी अंग्रेजी के अक्षर के साथ अगर जो संख्या मिल जाती है, नंबर मिल जाता है, अंग्रेजी के अक्षर के साथ अगर जो संख्या या नंबर मिल जाता है तो आपने हमेशा क्या याद रखना है कि इसका मतलब आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा अंग्रेजी का अक्षर किस नंबर पे है। जैसे कि A पहले नंबर पे, B दूसरे नंबर पे, इस तरह से। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पेपर में बैठेंगे अपना और वहाँ पे पूरी की पूरी ABCD लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आप लोगों का टाइम जो बहुत ज़्यादा लग जाएगा पेपर में, और हमें पेपर में टाइम बचाना है। तो आपने करना क्या है, एक वर्ड है ये नोट कर लीजिए, ईजोती। इसमें क्या है, ई जो है 5th नंबर पे है,
J 10 पे है, O 15 पे है, T 20 पे है और Y कौन से नंबर पे है 25। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी है ये वैल्यू। देखिए T कौन से नंबर पे आएगा, यहाँ पे T आपको दे रखा है कौन से नंबर पे है 20 पे, तो ये T कहाँ चला गया यहाँ। इस बात का ये आपने जो ध्यान रखना कि जो हमने यहाँ पर किया है, यानी कि जो हमने यहाँ पे किया है क्वेश्चन फिगर में, वही हम अपनी आंसर फिगर में भी करेंगे। आंसर फिगर पे मैं ऐसे लिखते हैं ये वाली फिगर GPA, इसको मैं क्या लिखूंगा GPA, जो यहाँ दिया है वो यहाँ तक है। आप देखिए कि G का नंबर कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है G देखिए किसके आसपास आ रहा है, E के आसपास है, तो E से कितनी दूर है जी, E F G कितनी दूर है 2, तो G का नंबर कौन सा होगा, इस 5 में हम 2 ऐड करेंगे, क्यों E F G, तो 2 नंबर 2 मतलब कितने ऐड होंगे 2, कितने हो गए यहाँ पे 5 और 2 7, तो G 7वें नंबर पे, तो यहाँ आप समझ चेक कीजिए कि कहाँ पे मेरा G जो G था वो कहाँ पे गया आपका, यानी देखा जाए तो फर्स्ट 2 जो लेटर्स थे उनको इंटरचेंज किया, लेकिन इंटरचेंज कैसे किया, उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, यानी T20 यहाँ आ गया और G7 यहाँ पे आ गया। अब हमें देखना है B और L, ठीक है, हमें कौन सा देखना है B और L। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अब यहाँ पर ये चेक करना है कि जो हमारे नेक्स्ट वाले लेटर्स हैं वो कैसे आएंगे। तो लेकिन अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे B का नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे TUB 2 नंबर का आ जाए तो B का नंबर 22 है, लेकिन यहाँ पे कहीं हमारे पास 22 नंबर, यहाँ पर हमारे पास कहीं पे भी 22 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अंग्रेजी में यहाँ पे ये अक्षर दिए गए हैं आपको, इस तरह से यहाँ पर इनके रिवर्स भी होते हैं। तो रिवर्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि रिवर्स कौन सा होता है, T का उल्टा क्या होता है G, T का जो रिवर्स होता है वो उल्टा क्या होता है G, T G B, T का रिवर्स G होता है, G का T, B का E और L का O। 5 10 15 20 और 25। अब अगर जो देखा जाए तो रिवर्सल होते हैं, रिवर्सल का मतलब क्या होता है, अगर जो A पहले नंबर पे है ऊपर से अंग्रेजी की वर्णमाला में, तो Z के नीचे से पहले नंबर पे होगा। अब इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं ABC पूरी लिखेंगे, उसके नीचे फिर रिवर्सल लेंगे, नहीं, आपको रिवर्सल याद होनी चाहिए। जैसे कि A का रिवर्स क्या होता है Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का Q, G का T, H का S, I का R, M का J का Q, और कुछ रिवर्स हो रहे हैं इसके, K का P, L का O और M का N। इस तरह से रिवर्सल होते हैं। अब ये कि ऐसे याद नहीं होंगे आपको, तो कुछ वर्ड्स हैं जो बनते हैं जिससे कि आपको ये रिवर्सल आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी, जैसे कि A to Z, A का रिवर्स क्या हो गया Z, ये सभी को याद रहता है। B to Y, Y, तो B का रिवर्स क्या हो जाएगा Y। क्रैक्स, C का रिवर्स क्या हो जाएगा X। ड्यू, तो D का रिवर्स क्या हो जाएगा W। इवन और ऑड नंबर से आप याद कर सकते हैं इसको, तो E का रिवर्स क्या हो जाएगा B। F फ्यूल वर्ड आपको याद रहेगा, तो F और F का रिवर्स क्या हो जाएगा U। जो अंडरलाइन है वो रिवर्स है, और ये आपके वर्ड से आपको याद रखने के लिए आपको बताएंगे। तो GT रोड, हाई स्कूल, ये रिवर्सल्स हैं। इंडियन रेलवे, ताश गेम होते हैं उसमें होते हैं जैक क्वीन, जे का उल्टा क्या हो गया पीके फिल्म, यानी पीके मूवी सभी ने देखी है यहाँ पे। LOAN लोन भी सभी को याद है यहाँ पे, और M का रिवर्स क्या होता है, तो MOON, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा मून। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो हमें याद रहेगा कि देखिए T देख के क्या याद आएगा आपको, T का उल्टा क्या होता है G, यानी GT रोड। तो G का नंबर कौन सा होगा यहाँ पे EFG, 5 और 2 7। G का उल्टा, अगर जो T का उल्टा G है, G का उल्टा T है, तो T का उल्टा भी क्या आ जाएगा G, तो G का उल्टा क्या आ गया T, और T कौन से नंबर पे है यहाँ पे 20। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं हमारा V और E, इवन और नंबर से ध्यान आएंगे, तो V का उल्टा क्या था E, और E कौन से नंबर पे आता है 5th नंबर पे आता है। नंबर आपको यहाँ से कैलकुलेट करने हैं और रिवर्सल आपको यहाँ से देखने हैं।
और एल, एल का उल्टा क्या होता है? ओ, एल ओ लोन। तो ओ का नंबर देखिए कौन सा यहाँ पे 50। तो देखा जाए तो ये सेम आ गया मेरे पास यहाँ 720 515। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे जी पी ए ई का बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं जी पी ए ई का, देखते हैं कि हमारे आंसर निकल क्या आएगा यहाँ पे। जी का उल्टा क्या होगा यहाँ पर? जी का उल्टा हमारे पास क्या है? जी टी रो, तो जी टी, और टी कौन से नंबर पे है? 20 नंबर। पी का उल्टा क्या होता है? पी के फिल्म, और के कौन से नंबर पे आएगा? देखिए के किसके आसपास आ रहा है? इसमें से जे के आसपास आ रहा है। अगर जो के जे के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कितनी बार आ रहा है? के जे के एक बार आ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 11। के कौन से नंबर पे आ गया? 11। ए का ऑपोजिट जेड, ए टू जेड, यहाँ देखिए यहाँ, तो ए का ऑपोजिट जेड कौन से नंबर पे आ रहा है? 26। ई का ऑपोजिट इवन बी कौन से नंबर पे आ रहा है? अब बी देखिए कहाँ पे आएगा? टी यू वी, 2 ऐड कर लिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका मतलब 20 11 26 22, इस तरह से। यानी कि दो बात को आप यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या? एक तो हमें रिवर्सल ध्यान रखना है और ऊपर हमें उनके नंबर लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ओड वन आउट, यानी कि विषम ज्ञात करें। विषम ज्ञात करें, ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें 4 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 में से कोई से 3 जो ऑप्शन होंगे वो उनको रिलेट होंगे किसी न किसी तरह से, और एक जो ऑप्शन हो वो अलग होगा, वही हमारा आंसर होगा। 4 ऑप्शन कैसे देगा आपको एग्जाम में? जैसे कि 11 116 9 76 5 20 और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 10 61। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिए रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में, इन 2 सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेशन को जब अच्छी रखनी है, क्योंकि ये नंबर गेम है। जब तक हमें नंबर्स का नहीं पता होगा, एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसा देगा कहीं ना कहीं अपने ट्रैक में, और यहाँ पे आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जो वर्ग हैं यानी स्क्वायर्स हैं वो तो आप तैयार कीजिए 1 से 30 तक, और जो घन यानी कि क्यूब्स जो हैं वो आप कम से कम 1 से 15 तक तैयार कर लीजिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? दोनों में से कोई सा, चारों में से एक अलग ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 121 से 116 कैसे आ सकता है? इसमें से माइनस कीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है? 5। यहाँ पर स्क्वायर किया, ये नंबर माइनस किया, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। इसमें से 5 माइनस किया तो कितना आ गया? 76। तो यहाँ पे भी मतलब कि अन्य शब्दों में 76 माइनस कितने किया हमने? 5। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब वही 20 माइनस करें तो यहाँ पर देखिए तीनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5। यानी कि देखा जाए तो हमारा कौन सा एक ऑप्शन अलग होना चाहिए? डी होना चाहिए। बट चेक इसे आपने जरूर करना है। चेक कैसे करेंगे इसे हम? सेम प्रोसीजर जो सभी में लगाया है। स्टेप नंबर 1, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? इसके बाद हमने क्या किया था? जब ये माइनस किया तो ये कितना है हमारे पास? 33। और डिफरेंस कितना आना चाहिए था हमारे पास? कितना आना चाहिए डिफरेंस? ओनली 5 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑड वन आउट में हमें यही करना है, लेकिन उससे पहले ये नंबर गेम है, इसमें हमें ये पार्ट आप जरूर रखना रेडी रखें। वर्ग 1 से 30 तक और घन 1 से 15 तक। डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने से। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इसमें आपको अज्ञात संख्या बतानी है। अज्ञात संख्या, अज्ञात संख्या ज्ञात करें। क्या करेगा? आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में यानी बॉक्स फॉर्म में दे देगा आपको एग्जामिनर। एक बॉक्स बनाएगा, मैट्रिक्स बनाएगा 3/3 की या 2/2 की। उसमें वो क्या करेगा कि इसमें एक संख्या लिख देगा, उसमें से एक संख्या क्वेश्चन मार्क कर देगा। आप संख्या बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ध्यान ये रखना है कि आपने आपकी अप्रोच करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। क्यों? अगर जो यहाँ पर आपको टाइम लग गया तो आप ये देखिए कि आपको ये है कि आपके पास टाइम की कमी होगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, तभी ये क्वेश्चन आपके टाइम में सोल्व हो सकते हैं। नहीं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। टाइम क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट
कंटिन्यू चलते हैं। इस तरह से मैट्रिक्स बना के देगा आपको एग्जाम्पल 3/3 की। 3/3 का मतलब क्या होगा कि 3 कॉलम होंगे और 3 रोज होंगे। ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्या है आपके पास 6 5 20 8 9 56 और 3 7 ऑप्शंस हैं इसके। ऑप्शंस में से लिख रहा हूँ 12 13 15। इस तरह से ऑप्शंस आ गए। अभी क्या करना है, देखिए जब भी नंबर गेम आपके पास आती है इस तरह से, तो आप हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 तरह के फंक्शन है, प्लस माइनस गुणा भाग, ये तो मेन फंक्शन है। इसके बाद आपने क्या चेक करना है, स्क्वायर। देखिए ये चीज करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए टेक्निक लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो 20 लिखा हुआ है, ये डिजिट होती है इसकी, ये पूरा अंक होता है, ये क्या होती है डिजिट, इनका सम। यहाँ सम भी कर सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो बात है। सबसे पहले हमें क्या देखना, क्या चेक करना है कि इस क्वेश्चन को या तो ऐसे चलना है रो वाइज यानी कि हॉरिजॉन्टल, या चलना है वर्टिकल। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ट्राई करते हैं इसे, देखते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। 6 5 और 20 में सबसे बड़ा कौन सा है, 20। यानी कि इन दोनों अंकों को कुछ होगा तो 20 आएगा। हमें अन्य शब्दों में 6 और 5 से हमें क्या निकालना है, 20 निकालना है। अब देखिए 20 कैसे निकलेगा, यहाँ 6 और 5 सबसे पहले प्लस कीजिए। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 20 नहीं आ रहा। 6 माइनस 5 कितने होते हैं, 1 नहीं। 6 गुणा 5 कितने होते हैं, 30। 30 में से 10 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 20। या 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, या 1 में 19 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 20। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ लॉजिक लगाया है वो अगले में भी लगेगा नहीं लगेगा। अब ये लॉजिक यहाँ लगा के देखें, डिविजिबल तो है नहीं, 6 और 5 तो डिविजिबल काट दो, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, सम डिजिट होते हैं छोटे, क्योंकि डिजिट्स तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, अलग अलग टेबल है यहाँ पे, इसको भी छोड़ो। तो यानी कि इनमें कोई से एक लगेगा। अब पहले प्लस को चेक करते हैं कि क्या लगेगा। सेकंड वाले में सेम करेंगे, 8 और 9 कितने होते हैं, 7। हमने कितने ऐड करे यहाँ पे, 9। यहाँ पे 9 ऐड करेंगे कितने आएंगे, 26 हैं, कितने 50। 6 और 5 11 है, 11 है तो 11 और कितने होते हैं, 20। और ऐसे होंगे 8 और 9 17 होते हैं, 17 और कितने होते हैं, 26 नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में माइनस करके देखते हैं। 8 में से हो गए माइनस का 1, ये तो वैसे ही आंसर आ सकता, फिर भी चलो हमने 99 दिए तो कितने हैं, 80। आ कितना रहा है, 56। यहाँ पे भी नहीं हुआ, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। 6 गुणा 5 30, 30 में से 10 दे 20, हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 8 गुणा 9 72, 72 में से 10 गए कितने होते हैं, 62। आ कितना रहा है, 56, यानी मल्टीप्लाई भी नहीं होते। लेकिन अब अगर हम लॉजिक देखें तो 6 और 5 से 20 कैसे आ सकता है, देखिए 6 गुणा 5 बराबर कितना निकालना है हमें, 20। अब अगर मैं 6 में से 1 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 5। और 5 में से 1 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 4। 6 में से 1 माइनस किया, 5 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया, 5 गुणा 4 कितने होते हैं, 20। यानी कि दोनों में से एक माइनस किया और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या किया, लगा तो मल्टीप्लाई है, लेकिन क्या हमने किया, इसमें 2 फंक्शन इकट्ठे किए, एक माइनस किया। अब इसी को हम यहाँ चेक करते हैं नेक्स्ट वाले में, तो हमारा आंसर अपने आप आएगा। 8 में से गए 7 और मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है इसकी, 9 में से गए 8 गुना 7 कितने होते हैं, 56। यानी कि अगर कोई लॉजिक हमारा दोनों ही रोज में लग गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा हमने जो लॉजिक लगाया है, हमने जो मेथड लगाया है, हमारी जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो एकदम राइट है, एकदम ठीक है। अब हम सेम इसी यहाँ लगाएंगे, तो अब आंसर क्या आना चाहिए, देखिए 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितने होंगे, 2। मल्टीप्लाई किससे करनी है इसकी, 7 माइनस 1 कितने होंगे, 6। तो 2 इंटू 6 कितने आ जाएंगे, 12। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो मिसिंग नंबर को अगर जो आपको इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सही ढंग से करना है, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस से पहले आपको यहाँ से ये जो प्रोसीजर है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, यही टेक्निक है इसकी, यही ट्रिक है, इसे आप दोनों ये मान सकते हैं कि ये आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा।
ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आंसर आपका कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ होगा गलत होने के चांसेस। तो ये कुछ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज हमारे पार्ट 1 की सीरीज में।